बासे खान का उठा हुआ हाथ फिजा में साकत था। इनकी लरसती उंगलियां इस कर्व की गवाही दे रही थी जो एजल के कहे गए अल्फाज इनकी रूह के पार तक उतर चुके थे। कमरे में छाई खामोशी इतनी नोकीली थी कि सांस लेना भी दुश्वार महसूस हो रहा था। एजल, यारम की आवाज़ धीमी थी मगर इसमें छुपी गुर्राहट किसी जख्मी शेर के मानिंद थी। वो अपनी जगह से उठा, इसके कदमों की चाप फर्श पर किसी हतमी फैसले की तरह पड़ रही थी। बासे खान ने एक लरसते हुए इशारे से इसे वहीं रोक दिया। इसकी नजरें अब भी एजल के तने हुए सपाट चेहरे पर जमी थीं। इसे बोलने दो यारम, आज इसे अपने दिल की हर बात कह लेने दो। बासे खान की आवाज़ में वो गरज नहीं थी जिसका एजल को इंतजार था, बल्कि एक ऐसी शिकस्त खुर्दा नरमी थी जिसने एजल के अंदर एक पल को लर्जिश पैदा कर दी। उन्होंने एक तवील बोझल सांस खींची। तुम ठीक कहती हो एजल बेटा, रिश्ते अलकाबात के मोहताज नहीं होते, और जहाँ दिलों में एहतराम की जगह हकारत आ जाए वहाँ बाबा का लफ्ज भी बोझ बन जाता है। तुम्हारी बातों से मेरा मान टूटा है, ये सच है, मगर ये मान तुमने नहीं, हमारे तुम पर इस अंधे यकीन और बेहिसाब मोहब्बत ने तोड़ा है। अगर आज अपनी आंखों से देख और कानों से सुन न लेता तो कभी यकीन न करता कि तुम इतना कड़वा भी बोल सकती हो। बासे खान के लहजे में बर्फ जैसी जमा देने वाली नरमी थी। रुतबा बेगम की सिसकियां बाकायदा हिचकियों में बदल चुकी थी। एजल ने अपनी थोड़ी मजीद अकड़ाई, मगर उसकी आंखों की पुतलियां गैर महसूस तौर पर लरस रही थी। वो पीछे हटने वाली लड़की नहीं थी। मोहब्बत? एजल ने एक तंजिया नजर यारम पर डाली। मोहब्बत तो वो होती है जो दोनों तरफ से हो। यहाँ तो सिर्फ फैसले सादर किए गए हैं। आपने यारम पर मुझे थोपा और यारम ने मुझ पर अपनी खामोश बेजारी। क्या यही आपका खानदानी वकार है? एक जीती जागती लड़की को मसलहतों की सूली पर चढ़ा दिया जाए। एजल के लहजे की कड़वाहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी, मगर यारम की जद की आखिरी हदें भी आज पाश हो चुकी थी। वो दो कदम आगे बढ़ा, उसके वजूद से फूटती तपिश एजल के चेहरे को झुलसा रही थी। अस्पताल के इस सर्द और हफ्सदा कमरे में जहाँ इदवायात की मखसूस बू सांसों में घुली हुई थी, यारम की आवाज किसी चाबुक की तरह लहराई। माथे पर बंधी सफेद पट्टी से रिसने वाली सुर्खी इसके कर्ब की गवाही दे रही थी, मगर इस वक्त इसका जलाल जिस्मानी जख्मों पर हावी था। तुम्हारा असल मसला वो सबक है एजल, जो तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं। क्या अपने से बड़ों का मान कैसे रखा जाता है? ये वो शख्स है एजल जिन्होंने तुम्हें अपनी बेटी बनाकर इस घर के दहलीज पार करवाने के लिए जी तोड़ कोशिशें की। इनकी नीयत की पाकीज़गी को तुमने एक ही झटके में अपने पैरों तले रोन दिया। यारम की आवाज़ में बला की काटती जैसे कोई धारदार नश्तर रूह में उतर रहा हो। इसने एक लरसते हुए मगर पुरजलाल इशारे से बासे खान की तरफ देखा जो साकत खड़े थे। इनका चेहरा दुख की शिद्दत से कमला गया था। अगर तुम्हें बाबा को अंकल कहकर इस पाकीज़ा रिश्ते की तजलील करके सुकून मिलता है तो तुम्हें यह जहरीला सुकून मुबारक हो। यारम का लहजा अब इस कदर सर्द हो चुका था कि एजल के गिर्द लगी दिफाई दीवारें तड़कने लगी थीं। इसकी टांग और हाथ पर लगे जख्मों की टीसें अब इसके चेहरे के उतार चढ़ाव से साफ आया थी। अगर वो कर रहा नहीं, मगर इसका वजूद इस बोझ से काम रहा था। अब तक तुमने सिर्फ मुझसे बदतमीजी की, मैं सह गया, क्योंकि वो मेरे और तुम्हारे दरमियान की जंग थी। मगर याद रखना, इसने अपनी आवाज़ को मजीद निचले और ख़तरनाक सुरों पर ठहराया। अस्पताल के इस खामोश कमरे में इसकी सरगोशी किसी धमाके से कम न थी। आइंदा मेरे बाबा के सामने ऐसी जुर्रात करने का सोचना भी मत। अपनी ज़ुबान की तलखी अपने तक महदूद रखो। इसे मेरे वालिदैन के तकद्दुस तक लाने की हिम्मत दोबारा मत करना। एजल पर इसकी बातों का रत्ती बराबर भी असर नहीं हुआ था। इसके सर्द महरी और तीखेपन ने कमरे की फिजा में बारूद भर दिया था। यारम के लफ्जों की तपिश ने इसके अंदर खौफ नहीं बल्कि इंतकाम की आग भड़का दी थी। इसने अपनी थोड़ी को जरा सा जाविया दिया, नजर यारम के पट्टियों में जकड़े चेहरे पर गाड़ दी। क्या बात है यारम? इसके लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट रेंग गई। वो एक कदम आगे बढ़ी, यारम के जख्मी वजूद की नकाहत को जैसे अपनी नजरों से तोल रही हो। मेरे चंद जुमलों ने तुम्हें इस कदर तकलीफ में मुब्तला कर दिया। आपने तो एक ही सांस में ये फैसला सुना दिया कि मेरे माँ बाप मुझे जिंदगी का वो सबक सिखाने में नाकाम रहे। तो फिर क्या वजह है आपके बकौल अक्लमंद और दानिशमंद वालिदैन तुम्हें एक अच्छा इंसान भी ना बना सके? क्या वो तुम्हारा ज़र्फ था जब तुम मेरे भाई के घर जाकर पिस्तौल ताने आए? क्या वो आपकी तहजीब थी जो आपको विरसे में मिली है? एजल ने एक सर्द आ भरी लहजे में तंज की काट दो चंद हो गई थी। चलो मान लिया, मेरे माँ बाप मुझे अच्छी तरबियत देने में नाकाम रहे हैं। मैं बदतमीज़ हूँ, बेमुरव्वत हूँ, मगर तुमने वो सब किसके लिए किया? इस महबूबा के लिए जिसके इश्क में तुम अंधे थे। तब तुम्हें याद नहीं आया कि बड़ों का माद और अपनों की दहलीज का तकद्दुस क्या होता है? एजल के अल्फाज यारम के सीने में किसी नेज़े की तरह उतर रहे थे। इसने यारम के वालिदैन के तकद्दुस को इसके अपने ही अमाल के आईने में ला खड़ा किया। एजल के अल्फाज यारम के सीने में किसी नेज़े की तरह उतर रहे थे। इसने यारम के वालिदैन के तकद्दुस को अब इसके अपने ही अमाल के लिए
आईने में ला खड़ा किया था। एजल के जुमलों ने जैसे कमरे में मौजूद हर शख्स के कदमों तले से ज़मीन खींच ली थी। एक संगीन खामोशी छाई जिसमें सिर्फ बाहर से आती मशीनों की बीप सुनाई दे रही थी। बासिक खान, रुतबा बेगम और इंशा तीनों की नज़रें बैक वक्त घूमी और किसी मकनातीस की तरह यारम के चेहरे पर जा ठहरी। यारम जो अब तक जलाल में खड़ा था, एजल के इस अचानक वार पर जैसे पत्थर का हो गया था। माथे की पट्टी से रिसने वाली सुर्खी अब इसके माथे पर उभरने वाले पसीने में घुल रही थी। रुतबा बेगम का आंखों में बेयकीनी थी, जबकि बासिक खान का साकत चेहरा गहरे दुख की लपेट में आ गया था। इनका वो बेटा जो तहजीब का इस्तारा था, क्या वो वाकई किसी की दहलीज पर पिस्तौल तान चुका था? यारम ने महसूस किया कि इसके पैरों के सख्त जवाब दे रही है। इसने लड़खड़ाते हुए जरा पीछे होकर हाथ बैठ के किनारे पर टिका दिए। उंगलियां चादर में पेवस हो गई। वो एजल की हर तरह की उम्मीद रख सकता था, फिर भी न जाने इसके कदम क्यों डगमगा गए थे। यारम, बासिक खान की आवाज़ में एक लर्जिश थी जो पूरे कमरे में फैल गई थी। क्या ये सच है? क्या तुमने वाकई इनकी दहलीज पर जाकर इनके भाई पर पिस्तौल तानी थी? यारम ने दर्द की शिद्दत से बेड के पुश से टेक टिकाई, नजरें उठाकर अपने बाप के साकित चेहरे को देखा। सच है बाबा, मगर आधा। इसने एक तल्ख नजर एजल पर डाली जो बाजू सीने पर बांधे चेहरे पर हकारत सजाए खड़ी थी, जैसे देखना चाह रही हो इसके मुंह से निकाली हुई आग क्या असर दिखाती है। प्लीज बाबा, मुझ पर शक ना कीजिए, अपनी तरबियत पर यकीन रखें। मैं मिट सकता हूँ मगर आपका सर कभी नहीं झुकने दे सकता। कमरे में एक बोझल खामोशी छा गई थी। यारम का लहजा अब थकन और अफसोस से चूर था। मगर बाबा, बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूँ कि आपका मेरे लिए इंतखाब गलत था, कि आप मेरे मिजाज से वाकिफ नहीं थे। मुझे बीवी के रूप में एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो संजीदा होती, जिसके लहजे में ठहराव होता। मगर इसे तो ये भी नहीं मालूम कि कब, कहाँ और क्या बोलना है। मैं जितना अपने और इसके रिश्ते सुलझाता हूँ, ये इतने ही उलझा देती है। एजल के माथे पर बल पड़े। वो एजल अफजल खान थी। इतनी सी तौहीन इसके खून में उबाल लाने के लिए काफ़ी थी। बहुत बोल लिया आपने यारम, अब खामोश हो जाएं इससे पहले कि मैं अपने लिहाज की आखिरी हद भी पार कर दूं। यारम के लबों पर एक जहरीली हंसी फैल गई। लिहाज? कौन सा लिहाज एजल? वो जो अभी तुमने बाबा के सामने दिखाया, या वो जो मुझे आपसे तुम पर आने में एक पल भी नहीं लगा? प्लीज इस लफ्ज़ की तौहीन तो ना करो। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारी हर बात को नज़रअंदाज किया, बार बार खुद को तुम्हारे सामने झुकाया, लेकिन तुमने किसी बात का मान नहीं रखा। यारम की अफसोसज़दा नजरें एजल पर थी। इसके चेहरे पर एक ऐसी थकन उतर आई थी जो सिर्फ जख्मों से नहीं बल्कि रूह के बोझ से पैदा होती है। एजल ने एक तीखी नज़र से जख्मी वजूद पर डाली। आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था और चेहरे पर एक ऐसी तपिश जिसकी लौ में वो खुद जल रही थी। कितने दोगले हो तुम, एक तरफ अपने बाबा को जता रहे हो कि मैं तुम्हारी पसंद नहीं, और दूसरी तरफ मजलूम बनकर मेरी तरबियत पर सवाल उठा रहे हो। तुम्हारा असल रूप कौन सा है? मेरा असल रूप तुम्हारे सामने है एजल। ये अलग बात है कि तुम अपने गुरूर और जज्बाती तूफान में इस कदर गर्क हो कि मुझे समझ ही नहीं पा रही। तुम्हारी अपनी ज़ात इस ज़ात की धुंध इतनी गहरी हो चुकी है कि दूर दूर तक तुम्हें कोई खुद में बुराई नजर नहीं आती। यारम की आवाज़ धीमी थी मगर हर लफ्ज़ एक अलग तासुर था। वो एजल को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा था, बल्कि ये इसकी खूबसूरत रिश्ते को बचाने की एक आखिरी जान तोड़ कोशिश थी। वो इसे झंझोड़ कर जज्बाती अंधेरे से निकालना चाहता था जिसमें वो खुद को गुम कर चुकी थी। मगर अफसोस, एजल इस कर्ब को समझने से कासिर थी। वो यारम की इस तड़प को, इसकी अना और सख्ती समझ रही थी, ये जाने बगैर कि कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए लहजों को कड़वा और बातों को तल्ख करना पड़ता है ताकि सामने वाला होश की दुनिया में लौट आए। यारम की नजरें इसके सपाट चेहरे पर जमी थी, जैसे वो एजल के अंदर छुपी इस लड़की को पुकार रहा हो जो अपने ही गुरूर के मलबे तले दबती जा रही थी। एजल की आंखों में नमी उतरी, मगर इस नमी में नदामत नहीं बल्कि एक अजीब सी बेजारी और तलखी थी। होश में तो हैं आप? अब आई हूँ यारम खान। इसके लहजे में बला की सर्दी थी। अब तक तो मैं नीम बेहोशी की जिंदगी जी रही थी। तुम एक ऐसा ख्वाब हो जिसे मैं अपनी हकीकत समझ बैठी हूँ। मैं तुम जैसे अधूरे शख्स को अपनी मुकम्मल दुनिया मानती हो रही, जिसके दिल में मेरे लिए बदगुमानियों का इतना अंबार था, मगर मैं अंधी बनी रही। इसने एक गहरी और कड़वी सांस खींची। अब इस होश की दुनिया से जुड़कर पता चला है कि तुम्हारा और मेरा रास्ता, तुम्हारी और मेरी मंजिल कभी एक थी ही नहीं और ना कभी हो सकती है। तुम्हें रत्ती बराबर भी एहसास नहीं कि तुम क्या कर रही हो एजल। यारम की आवाज़ में एक ऐसी काट थी जो खामोश कमरे के सकूत को चीरती चली गई और इसके बिल्कुल मुकाबला आकर रुका। हमारे इतने खूबसूरत रिश्ते को अपनी ही जज्बाती तूफान की नजर कर रही हो, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी नादानी है एजल। एक ऐसी बेवकूफ़ी जो खामोशी से तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन रही है। मगर अफसोस, तुम्हारी आंखों पर बंधी अना की पट्टी इतनी गहरी है कि तुम्हें अपनी बर्बादी का एहसास तक नहीं रहा। वो एक पल को रुका। इसके लहजे की सख्ती के पीछे एक छुपी हुई तड़प और वाज़ेह थी, जैसे कोई शख्स आखिरी बार किसी रिश्ते की लटकती हुई डोर को थामने की कोशिश कर रहा हो। अब भी वक्त है, संभल जाओ।
इससे पहले कि सब कुछ राख हो जाए। खुद को इस जज्बात की आग से बचा लो। एज़ल के लबों पर एक बारीक तमस्खुर आमेज मुस्कुराहट उभरी। रिश्ता खूबसूरत है। इसने ग्यारम की तरफ देखा। आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मजाक और हकारत के बीच कहीं ठहरी हुई थी। सच में तुम्हें लग रहा है कि हमारा रिश्ता खूबसूरत है? इसका लहजा ऐसा था जैसे कोई किसी बच्चे की मजलूम गलती पर हंसता है। एक ऐसा तंज जो चेहरे पर हंसी रखते हुए सीने में उतर जाता है। ग्यारम की जबड़े की हड्डी सख्त हुई। उसने एक लम्हे के लिए खुद पर काबू पाया, मगर शायद वो काबू पाने में नाकाम रहा था। हाँ बेवकूफ़ औरत, ये रिश्ता खूबसूरत है। इसकी आवाज़ में पहली बार वो कांटा था जो न सिर्फ एज़ल को बल्कि कमरे में मौजूद हर शख्स को चुभा। और मज़ीद खूबसूरत हो सकता है अगर तुम अपनी अकड़ की इस दीवार को गिरा दो तो मगर तुम इसे ईंट से ईंट जोड़कर मजबूत करती जा रही हो और फिर मुझसे पूछती हो कि रिश्ते में मजबूती क्यों नहीं। एज़ल के इस अंदाज ने ग्यारम के वजूद में जैसे आग भर दी थी। वो एक समझदार, ठहराव वाला, सुलझा हुआ शख्स था। ये बात इस कमरे में मौजूद हर आंख जानती थी, मगर ठहराव की भी एक हद होती है और वो हद आज पाश हो चुकी थी। जब कोई अपनी जिद को ढाल बनाकर हर पल वार करता है तो मजबूत से मजबूत किले में भी दरार पड़ जाती है। अब की बार ग्यारम का लहजा हद से ज्यादा कटीला और सख्त था। वो सख्ती जो मोहब्बत के आखिरी सिरे पर आकर पैदा होती है, जब लफ्ज़ हथियार नहीं बल्कि दर्द की आखिरी पुकार बन जाते हैं। जबकि कमरे में खड़े बासिक खान, रुतबा बेगम, इंशा बस इन्हें देखते रह गई। इनके कदम जमे थे, सांसें रुकी हुई थी। वो यहाँ तक इस सोच के साथ आए थे कि शायद बातचीत से कुछ सुलझे, मगर सामने जो मंजर था वो इसके जहन के किसी भी कोने में नहीं था। सब कुछ इनकी सोच से बहुत अलग था और बहुत भयानक। ये दो लोग एक ही छत तले रहते थे, एक ही रिश्ते के नाम से बंधे थे, मगर आज लग रहा था जैसे दो मुख्तलिफ दुनिया से आए हुए हों, जिनके दरमियान कोई जुबान मुश्तरका नहीं, कोई लफ्ज़ काबिल फ़हम नहीं, कोई खामोशी काबिल बर्दाश्त नहीं। बासिक खान ने एक नज़र अपनी बेगम पर डाली। रुतबा बेगम का चेहरा इस वक्त किसी ऐसी किताब की मानिंद था जिसके वर्ड मौसम की मार से सुकड़ गए हों, मगर इसमें लिखी हुई इबारत साफ पढ़ी जा सकती थी और वो इबारत थी खौफ, बेबसी और एक माँ की वो तड़प जो बेटे को तकलीफ में देखकर हमेशा लहू हो जाती है। अब और नहीं, जितना मर्जी तड़प लो। एज़ल के लहजे में वो बेनियाजी थी जो किसी को भी अंदर से तोड़ दे। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इसने एक लम्हे के लिए भी ग्यारम के चेहरे पर नजर नहीं डाली, जैसे वो कोई फैसला नहीं बल्कि कोई मामूली सी बात कह रही हो। मुझे मेरी बेवकूफ़ी मुबारक और तुम्हें तुम्हारी अक्लमंदी। इज्जत से तलाक भिजवा दो तो ठीक है, वरना अदालत का रास्ता मेरे पास मौजूद है। मैं कोई गवार नहीं कि तुम्हारे रहमो करम पर पड़ी रहूं। बेहतर है कि इज्जत के साथ मुझे तलाक भेज देना, वरना अदालत में मुलाकात होगी। वो बालों को एक झटका देकर वहाँ से यूं निकली जैसे कोई नॉर्मल सी आम सी लड़ाई हो, जैसे इसने कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं बल्कि बाजार से कुछ ना खरीदने का इरादा बदला हो। इसे ज़रा भी एहसास नहीं था कि ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है, या शायद वो जानती थी। वो इसीलिए इसके कदमों में कोई लर्जिश नहीं थी। कमरे का दरवाज़ा एक बेरहम धमाके से बंद हुआ। कमरे में खड़े हर शख्स के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, मगर वो लड़की अपनी अना और लाओबालीपन में लिपटी जा चुकी थी। ग्यारम के पाँव डगमगा गए। इसने इतना समझाया, कितनी बार खुद को सुखाया था, और आखिर में हाथ लगी थी सिर्फ खामोशी। एक मर्द होकर इसके कदम लड़खड़ा गए थे, जबकि वो औरत होकर न जाने किस जिगरे से ये सब कहकर चली गई थी। बासिक खान ने लपक कर अपने बेटे के कांधे को सहारा दिया और आहिस्ता से इसे बेड पर बिठाया। इंशा ने जल्दी से पानी का गिलास भरकर अपने लाला के सामने कर दिया। इसके हाथ कांप रहे थे। इसका लाला बहुत मजबूत इंसान था। वो लाला जिसे इसने कभी टूटते नहीं देखा था, मगर आज वो बेहद टूटा हुआ लग रहा था। एक ऐसी शिकस्त जो बाहर से नजर नहीं आती मगर अंदर से सब कुछ खोखला कर देती है। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, कोई संभलता या इस मौजू पर कोई लफ्ज़ निकलता, कमरे का दरवाज़ा दोबारा से खुला और नर्स अंदर दाखिल हुई। कमरे का माहौल साफ बता रहा था कि कुछ हुआ है, मगर ये इसका मामला नहीं था। सर, आपने कुछ खाया? आपको दवा देनी है। वो इंजेक्शन और कुछ दवाएं लेकर आई थी। आप दवा दें, मैं ठीक हूँ। ग्यारम का लहजा बेज़ाहिर और थका हुआ था। नहीं, आप 2 मिनट इंतज़ार करें, ऐसे दवा नहीं देनी। बासिक खान ने नर्स को रोका। जी सर, मगर थोड़ा जल्दी कीजिए। मैं पहले भी मैम को कहकर गई थी, इनके डोज का वक्त हो गया है। जी बस 10 मिनट। नर्स दवा मेज़ पर रख कर बाहर निकल गई। मैं अभी कुछ मंगवाता हूँ। बासिक खान ने जाने का इरादा किया। बाबा, मुझे कुछ नहीं खाना, दवा दें, मैं ठीक हूँ। मानता हूँ कि मैं गलत इंतखाब कर बैठा, मगर क्या इसकी सज़ा मुझे यूँ दोगे? बासिक खान की आवाज़ भारी थी। प्लीज़ पापा। ग्यारम की आवाज़ में एक अजीब सी थकन थी, जैसे लफ्ज़ बोलने की भी सकत न बची हो। मेरी ज़िंदगी खुद एक सज़ा बन गई है, मैं किसी को क्या सज़ा दूंगा? रुतबा बेगम आके बढ़ी और खामोशी से अपने बेटे का कांधे पर हाथ रख दिया था। कोई लफ्ज़ नहीं था इनके पास, सिर्फ वो लम्स था जो एक माँ का होता है, जो बेटे को बताता है कि तुम अकेले नहीं हो। सब्र रखो बेटा, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बासिक खान कुछ खाने का ऑर्डर करने कमरे से बाहर निकल गए थे और कमरे में जैसे मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। बाहर बारिश थम चुकी थी, धूप निकली थी। वो कड़ी चुपती धूप जो सर्दी और गर्मी की कशमकश में सबसे पहले मैदान मारती है।
खिड़की के शीशे पर बारिश के कतरे के निशान अभी ताज़ा थे। अंदर धूप की एक तिरछी लकीर फर्श पर पड़ी थी, जैसे मौसम भी इस घर के अंदरूनी तूफान से बेखबर अपना काम किए जा रहा हो। अफजल खान और गुलनाज मरकजी सोफे पर बैठे थे। अफजल खान की पीठ सीधी थी, बाजू सोफे की मसन पर, चेहरा बेतासर, मगर वो बेतासरी जो खुद ब खुद नहीं आती, जिसे संभाल संभाल कर रखना पड़ता है। गुलनाज के हाथ गोद में थे, उंगलियां एक दूसरे में इस तरह फंसी हुई थी जैसे अगर छोड़ दें तो कुछ बिखर जाएगा। सामने वाले सोफे पर सोनिया खान बैठी थी। नूर इनके कंधे से सर टिकाए आंखें बंद किए थे। काशिफ खान नूर के दूसरी तरफ निगाह सामने एजल पर जमी हुई थी। मुलाजमा चाय की ट्रे रखकर खामोशी से पलट गई थी। चीनी कप की वो मामूली सी खटखटाहट भी इस खामोशी में बहुत बुरी लगी थी। किसी ने चाय की तरफ नहीं देखा। रोशानी ने एक सिंगल सोफे के किनारे पर हाथ रख के खड़ी हुई थी। होठों पर मुस्कुराहट नहीं थी, मगर आंखों में एक गैर मामूली चमक जरूर थी। वो चमक जो इस वक्त आती है जब कोई वही होते देखे जिसका इसे इंतजार था। सारन ने फोन कान से हटाया और अंदर कदम रखा। एक ही नज़र में सारा मंजर आंखों में समा गया। चेहरा सख्त हो गया, मगर वो दरवाजे के करीब ही रुक गया था। इज़ल को यूं बेलगाम देखना इसे गवारा नहीं था, ना इसलिए कि वो इसका दुश्मन था, बल्कि इसलिए कि वो जानता था ये रास्ता कहाँ जाता है। वो इस रास्ते का अंजाम अपनी माँ की सूरत अपनी आंखों से देख चुका था, मगर वो खामोश खड़ा रहा। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जहाँ बोलना गलत होता है। और इज़ल वो हॉल के वस्त में खड़ी थी। दुपट्टा कंधे से उतरकर बाजू पर लटक रहा था। बाल शानों पर बिखरे हुए थे। आंखों में ना आंसू थे न शर्म, सिर्फ वो खुद सर यकीन था जो इंसान को इस वक्त आता है जब वो समझे कि इस पर जुल्म हुआ है। अब वो किसी का भी लिहाज नहीं करेगी। वो नूर को मिल चुकी थी। बाबा, एक लफ्ज़, और कमरे में बैठे सबके कंधे जैसे सुकड़ गए। मुझे यारम के साथ नहीं रहना। आवाज़ में लर्जिश नहीं थी। इसने मुझ पर हाथ उठाया। इसने बस एक सांस में कहा, और आप जानते हैं ये शादी इसकी पसंद से नहीं हुई। इसके बाबा ने ज़बरदस्ती की। आपने एक पल नहीं सोचा कि जहाँ भेज रहे हैं वहाँ आपकी बेटी का क्या होगा। एक बार जानने की कोशिश नहीं की कि लड़का रजामंद भी है या नहीं। इसकी आवाज़ एक लम्हे के लिए रुकी, बस सर से बोझ की तरह उतार कर फेंका। इज़ल ज़रा होश की नाखुन लो। गुलनाज की आवाज़ दबी हुई थी, मगर दबी हुई आवाज़ में जो था वो छुपा नहीं था। माहौल देखो, वक्त देखो, बाद में बात करेंगे। इज़ल ने एक लम्हा अपनी माँ को देखा, फिर नज़र फेर ली। गुलनाज के हाथ गोद में मुट्ठी में बंध गए। बेटी का यूं सबके सामने बेलगाम होना ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये वो शर्म थी जो माँ को तब आती है जब औलाद गलत रास्ते पर खड़ी हो और बस वो देखती रहे। बाद में क्यों? इज़ल की आवाज़ में तलखी थी। अभी क्यों नहीं हो सकती बात? क्योंकि मेहमान बेटे हैं, गुलनाज ने आवाज़ दबाकर कहा, मगर आंखें साफ बोल रही थी। तुम्हारी खाला आई हैं और नूर की वजह से हम पहले से परेशान हैं। ज़रा होश करो। उन्होंने आंखों से इशारा किया, वो इशारा जो माँ तब करती है जब जुबान से कहना मुमकिन ना हो। मगर इज़ल वो नहीं थी जो आंखों का इशारा समझकर चुप हो जाए। दूर की जान छुड़वाएं पहले इस अजाब से। फजूल में निकाह के नाम का तौक इसके गले में लटका दिया है। इसने अपनी माँ की आंखों में देखते हुए बिना चिचक कह दिया था, और खाला कोई गैर नहीं। इन्हें भी पता चलना चाहिए कि आपने मेरे साथ क्या किया, कहाँ झोंक दिया मुझे। अपनी माँ की लाख आंखें दिखाने पर इज़ल कहाँ रुकने वाली थी, बोलती ही चली गई। इज़ल, अफजल खान की एक आवाज़ और कमरे की हवा बदल गई। सुना नहीं तुम्हारी माँ ने क्या कहा? कमरे में जाओ, बाद में बात करेंगे। उन्होंने आंखें दिखाई। वो निगाह जो बचपन से इज़ल को चुप कराती आई थी, आज भी वैसी ही थी। बाप को यकीन था कि इस बार भी बेटी डर जाएगी या फिर लिहाज ही रख लेगी, मगर अब शायद ऐसा मुमकिन न था। नहीं बाबा, इज़ल का कदम पीछे नहीं हटा। आज नहीं, आप हमेशा से ऐसे ही चुप करवाते आए हैं मुझे। आज चुप नहीं करूँगी। इसकी आवाज़ कांपी, मगर इरादा नहीं कांपा। मेरी जान छुड़वाएं इस शख्स से जिसकी नज़र में मेरी कोई इज्जत नहीं। इज़ल की आंखों और लहजे में अब वो पुरानी लर्जिश नहीं थी, बगावत थी, साफ खुली और बेबाक। अफजल खान की नज़र लम्हा भर कर हैरानगी और अफसोस से अपनी बेटी पर ठहर गई। सोफे पर बैठे बैठे आगे झुके वो दोनों हाथ जोड़ लिए, एक बाप के जुड़े हुए हाथ। इससे बड़ी बेबसी क्या होती, मगर इस मंजर ने इसे जैसे ज़मीन में धंसा दिया था। दुपट्टा शाने से ढलक गया, मगर इसे होश नहीं था। रिश्ते खेल नहीं होते बेटा। अफजल खान की आवाज़ धीमी थी, मगर हर लफ्ज़ वज़नी था। जो एक बार टूट जाए वो जुड़ता नहीं, सिर्फ जुड़ा हुआ लगता है। दूसरी, रोशानी मत बनो इज़ल। आज तुम मुझे इसी जगह खड़ी नजर आ रही हो जहाँ बरसों पहले तुम्हारी फूफी खड़ी थी। वही आंखें, वही यकीन कि मैं सही हूँ और बाकी सब गलत। कमरे में सबकी नजरें खामोश थी, मगर रोशानी के हाथ सोफे की मसन पर जम गए थे। अपने नाम पर यह इशारा, यह हवाला इसकी रगों में आग भर देने को काफ़ी था, मगर अपनी फितरत के बरक्स वो चुप रही। चंद साल बाद तुम्हें हर शख्स दुश्मन लगेगा। अफजल खान ने बात जारी रखी। फिर अपनी बिखरी जिंदगी का बोझ किसी और के कंधों पर डालती फिरोगी और अपनी गलतियों का जहर आने वाली नस्लों तक उंडेलती रहोगी। अफजल खान का इशारा रोशानी की तरफ ही था। इज़ल के होंठ भींच गए, आंखें भर आईं, मगर आंसू नहीं गिरे।
वो रोना नहीं चाहती थी मगर जिद में वो खुद को रोने से भी रोक ही रही थी। खुदा का वास्ता है बेटा रुक जाओ। इनके हाथ जुड़े हुए थे, एक बाप के हाथ जो कभी उठते थे शफकत के लिए, दबदबे के लिए। आज वही हाथ अपनी बेटी की मिन्नत में जुड़े थे। सब ठीक हो जाएगा, मैं खुद जाकर यारम से बात करूंगा। एज़ल कुछ न बोली। अफजल खान की आवाज़ में तसल्ली थी। वादा था कि वो खुद जाएंगे, खुद बात करेंगे, खुद सुलझाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये रोशानी की आवाज़ है। एज़ल ने एक लम्हे को आंखें बंद की। ये आवाज़ नहीं चाहिए थी, इससे भी नहीं। रोशानी के होठों पर एक धीमी मुस्कुराहट आई और वो सोफे की पुश से आहिस्ता से आगे झुकी। एज़ल, लाला खुद जाकर बात करेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लहजा हमदर्दी का था मगर निशाना कुछ और था। कमरे में बैठे सब समझ रहे थे ये तसल्ली नहीं तंज था, सीधा अफजल खान पर। इनकी ज़िंदगी का तो मकसद ही यही रहा है ना। जब भी घर की बेटी पर शौहर ने हाथ उठाया या दूसरी शादी कर ली, लाला वहाँ पहुँच जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि बस रख लो, चाहे जूते की नोक पर रख लो मगर रख लो। क्योंकि लाला की नज़र में घर की बेटी की इज्जत होती ही कहाँ है, चाहे बहन हो या बेटी। एज़ल की नज़र अपनी फूफी के चेहरे पर जम गई। मुस्कुराहट अभी तक वही थी, अपनी जगह बिल्कुल ठहरी हुई। वो मुस्कुराहट जो तसल्ली नहीं देती थी, बस जख्म की गहराई नापती है। आवाज़ में जहर था मगर लहजा बिल्कुल सपाट, यही इसे खतरनाक बनाता था। एज़ल की मुठियाँ भिज गई। रोशानी, एक लफ्ज़, इसमें गुस्सा नहीं था, कई साल की थकावट थी। अफजल खान खड़े हुए। इनकी आवाज़ धीमी थी मगर कमरे के कोने कोने तक पहुंच रही थी। तुम्हारे मुंह से हमेशा जहर निकलता है और तुम इसी जहर में दूसरों को भी दबोना चाहती हो। मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो, बड़ी हो, अगर कुछ अच्छा नहीं सिखा सकती तो बुरे रास्ते पर भी मत डालो। रोशानी की आंखों में चमक एक लम्हे के लिए ठहर गई मगर अपने लाला की ज़ुबान से निकले अगले लफ्ज़ ने जैसे इस पर तेजाब डाल दिया हो। बहुत मेहरबानी होगी, मेरी बेटी से दूर रहो। मैं दूसरी तुम जैसी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनकी आवाज़ में गुस्सा नहीं, दर्द था। वो दर्द जो गुस्से से ज़्यादा चुभता है। तुमने पहले ही सारे रिश्ते तबाह कर दिए हैं, अब मजीद की गुंजाइश नहीं। बर्दाश्त तो आपको मुझे इस घर में करना पड़ेगा। रोशानी के लहजे में न इल्तिजा थी न माज़रत। वो इस तरह बोले जैसे अदालत में खड़ा हुआ वकील हो। फिर इसकी नज़र एज़ल की पर ठहरी। और जहाँ तक रही बात आपकी बेटी की, वो बच्ची नहीं है। अफजल भाई अपना अच्छा बुरा खूब समझती हैं। मेरे बहकाने पर बहकने वाली होती तो कब की बहक जा चुकी होती। घर से जाते हुए एज़ल ने रोशानी को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसका हिसाब रोशानी ने एक ही बार में चकता कर दिया। एज़ल ने एक ही नज़र में रोशानी पर डाली। नफ़ी में सर खिलाया मगर लब खामोश रहे। सारम को लगा कि अब मामलात बिगड़ सकते हैं। वो तेज़ कदमों से आगे बढ़ा। मामा प्लीज़, इसकी आवाज़ में इल्तिजा थी, अभी के लिए ये बातें यहीं छोड़ दें। घर में पहले बहुत टेंशन का माहौल है। वो अपनी माँ के सामने खड़ा था। अफजल खान की आंखें एक लम्हे के लिए सारन पर ठहरी, इस लड़के पर जो अपनी माँ की गलती का बोझ चुपचाप उठाए फिरता था। फिर इन्होंने नजरें फेर ली। रोशानी की नज़र अपने बेटे पर जम गई। होंठ भींचे, आंखों में वो तासुर जो माँ की निगाह में नहीं होना चाहिए था। आ गया मामू का गुलाम। आवाज़ तो धीमी थी उसकी मगर लफ्ज़ हर कान तक पहुँचे। सारम की आंखों में नमी उतर आई। हॉल में सोनिया खान और काशिफ खान भी बैठे थे। नूर भी वहाँ थी, सब मौजूद थे मगर रोशानी को इसकी कोई परवाह नहीं थी, न मेहमानों का लिहाज, न इस बात की शर्म कि जिस बेटे की वो माँ थी वो जवान था, सबके सामने शर्मिंदा खड़ा था। एक माँ अपने बेटे की तजलील करके इसका दिल तोड़ रही थी और इसके चेहरे पर नदामत का एक शाबा तक न था। शायद ही इसकी फितरत थी या शायद बरसों की तलखी ने इसे यहाँ तक पहुँचाया था मगर नतीजा एक ही था। वो कुछ भी कह सकती थी, कहीं भी, किसी के भी सामने। एज़ल अपनी बात कहना चाहती थी मगर बात कहीं और निकल गई थी और यही सब इसे सबसे ज़्यादा बुरी लग रही थी। एज़ल ने खुदा नज़रों से रोशानी की तरफ देखा। गुजारिश नहीं, इसकी आवाज़ में चिढ़ साफ थी। प्लीज़ अभी चुप हो जाए, मुझे अपनी बात करने दें। आप इस तरह करके मेरे मसले को उलझा रही हैं। रोशानी ने कहर बरसाती नज़रों से एज़ल को देखा। एक लम्हे के लिए खामोश रही, शायद इसलिए कि एज़ल की ये बेबाकी, ये जिद, सबके सामने कुछ भी बोल देने की जुर्रात इसे कहीं ना कहीं अपना ही अक्स लग रही थी। सबको मुझसे मसला है तो मैं चली जाती हूँ। रोशानी के लहजे में तलखी उतर आई थी। तुम अपनी परेशानी दूर कर लो। वो एक लम्हा रुकी, आंखें सीधी एज़ल पर टिकाई। मगर खुदा की कसम, जो कुछ मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी ज़रूर होगा एज़ल, क्योंकि तुम्हारे बाप की पॉलिसी यही है, जैसे हमेशा दूसरों पर यकीन होता है, अपने घर की औरतों पर नहीं। रोशानी के अल्फाज हवा में तीर की तरह रुक गए थे और कमरे में बैठा हर शख्स जानता था ये तीर खाली नहीं किया। अफजल खान के दिल को लहू लहान कर गया है। सोनिया खान कब से खामोश बैठी थी, न इसलिए उन्हें कुछ कहना नहीं था बल्कि इसलिए कि वो जानती थी कि रोशानी के सामने अल्फाज कम पड़ जाते हैं मगर एक हद होती है खामोशी की भी। उन्होंने नूर का सर आहिस्ता से अपने कंधे से परे किया। उठे। वो 2 कदम चलकर रोशानी के सामने आ खड़ी हुई। प्लीज़ बस कर दें। इनकी आवाज़ धीमी थी मगर इसमें वो दर्द था जो सालों से जमा होता है। लाला को और कितना जलील करेगी, अपने ही घर में, अपने ही लोगों के सामने।
रोशानी के होठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई, वो मुस्कुराहट जो हंसी नहीं होती, कि एक खामोश तंज होता है कि मैं तजलील कर रही हूँ, मगर छोड़ो यार, तुम्हें तो कभी अपनी सगी बहन की तकलीफ महसूस ही नहीं होती होगी भी क्यों? तुम तो अपनी ज़िंदगी में खुश हो, बाबा के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी से शादी कर ली और हमारे लाला ने तुम पर पर्दे डाले, बाबा के कदमों में गिरकर तुम्हारी और तुम्हारे शौहर की जान बचाई, और इतना ही नहीं, अपनी सगी औलाद नूर तक को तुम्हारी गोद में दे दिया ताकि तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी हंसती बसती रहे। तो तुम्हें लाला कहाँ गलत लगेंगी? आवाज़ भारी हुई मगर आंखें खुश्क रहीं। जिस तन को लगती है वही जानता है। दुनिया मेरी जली, घर मेरा उजड़ा, साथ मेरा किसी ने नहीं दिया, तो तकलीफ भी सिर्फ मुझे होगी, सिर्फ मुझे। कमरे में फैली खामोशी किसी गहरी तूफान का पेश खैमा थी। सोनिया ने दबे से कदम उठाया और रोशानी को अपने हिसार में ले लिया। ये वो लम्स था जो सिर्फ एक बहन की ममता में गुंधा हुआ हो सकता है, बेगर्ज और सरापा मरहम। मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है मेरी जान। सोनिया की आवाज़ में वो धीमापन था जो बरसों की रियासत के बाद चंद लम्हों में उतरता है, मगर गुजरे हुए कल की राख की कुरेदने से सिर्फ उंगलियां जलती हैं, दिल मुनफ़्फ़र नहीं होते। कब तक इस गुजरे हुए वक्त को अपने आज की दहलीज पर जंजीर बनाकर रखोगी? सबको माफ़ कर दो और सबसे बढ़कर खुद को इस कैद से रिहा कर दो। रोशानी के कंधे लड़ से एक बेआवाज़ से सिसकी फिजा में तहलील हुई, मगर लब चुप रहे। तुम्हारे पास इतना होनहार बेटा, प्यारा बेटा है जो तुम्हारी दुआओं का हासिल है। सोनिया ने इसके माथे पर बोसा देते हुए बात जारी रखी। इसकी ज़िंदगी में रंग भरो, एक प्यारी सी बहू लाओ, घर को बच्चों को किलकारियों से आबाद करो। ज़िंदगी ठहरने का नाम नहीं है। रोशानी ने ये बहते पानी की तरह है जो अपना रास्ता खुद बनाता है। जो चला गया वो तुम्हारा इम्तिहान था, जो पास है वो तुम्हारा सिला है। इस सिले की तौहीन मत करो। सोनिया जानती थी, हमेशा से जानती थी, ये इन कोई एक दिन का नहीं था। ये तो सालों में इकट्ठा हुआ था, खामोशी से, बगैर किसी शोर के। बचपन की वो छोटी छोटी बातें जो इस वक्त समझ नहीं आई थी, जवानी में मायने बनकर सामने आ गई थी। और अब जब बुढ़ापे ने आहिस्ता से दस्तक दी तो तस्वीर बिल्कुल साफ थी, मगर वो फिर भी बोलना चाहती थी, क्योंकि यही तो अपनों और गैरों में फ़र्क होता है। गैर देखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, अपने देखते हैं, समझते हैं और फिर भी बात बढ़ाते हैं। सोनिया ने एक लंबी सांस ली। शायद इस बार भी कुछ ना बदले, मगर कोशिश तो करनी थी। आखिर वो इसकी बहन थी। रोशानी साकत खड़ी रही। सोनिया की बातें इसके गिर्द घूम रही थी, मगर अंदर तक उतर रही थी या नहीं, यह कहना मुश्किल था। इसकी आंखें खाली थी, इस खालीपन से जो कभी कभी तूफान से पहले आता है, जब समंदर सांस रोक लेता है। कमरे में कुछ उतर आया था। कोई नाम नहीं था इसका, मगर महसूस हो रहा था। वो ठंडक जो किसी बड़े हादसे से पहले फिजा में घुल जाती है, वो खामोशी जो चीख से ज़्यादा भारी होती है और सुनने वाले को अंदर से खोखला कर देती है। सोनिया बोल रही थी और रोशानी सुन रही थी। ये शायद नहीं सुन रही थी। सोनिया ने इतना कहा था, इतना समझाया था, कि इतनी मोहब्बत लुटाई थी, और फिर रोशानी ने मुंह खोला, कभी फुर्सत मिले तो मिल लेना मुझसे भी, बस इतना ही। न तलखी, न शोर, न वो गर्म मिजाजी जो हमेशा इसके साथ चलती थी। वो खामोशी से मुड़ी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सोनिया वहीं खड़ी रही। ये खामोशी इसे रोशानी की किसी भी चीख से ज़्यादा डरा गई थी। ईज़ल ने चैन की सांस ली। शुक्र था कि रोशानी चली गई थी। मुंह बसोड़ने की हद तक शुक्र था। वो रोशानी को नापसंद नहीं करती थी, मगर इसकी मौजूदगी में बात करना मुमकिन नहीं था। जो कहना था, जो मनवाना था, जो इसके होते हुए मुमकिन नहीं था। रोशानी के जाते ही कम से कम इसका एक बोझ तो हल्का हुआ था। ईज़ल ने गहरी सांस ली। सोनिया हारे हुए कदमों से वापस आई और सोफे पर बैठ गई। कहने को बहुत कुछ था, मगर अब अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। काशिफ खान खामोशी से सर हिला रहे थे। नफी में इन्हें कोई ताज्जुब नहीं हुआ था, शायद इसीलिए कि रोशानी इन्हें कभी हैरान नहीं कर सकती थी। बरसों से वो इसे देखते आए थे, खामोशी से, फासले से इज्जत देते आए थे, मगर सिर्फ इसलिए कि वो इनकी बीवी की बहन थी। इससे ज़्यादा कोई वजह नहीं थी। और सारम की नज़रें झुकी हुई थी। शर्मिंदगी इसके चेहरे पर लिखी थी। वो शर्मिंदगी जो पहली बार नहीं आई थी। जब भी माँ और घर के बाकी लोग आमने सामने आते, यही होता था हमेशा। वो खुश नहीं होता था अपनी माँ की इस बेतौकीरी पर। ये सच था, मगर ये भी सच था कि ये सब वो खुद करती थी, कोई और नहीं। बाबा, अब आप मेरी बात सुने। ईज़ल ने फौरन ही बात का सिरा थामना चाहा, मगर अफजल खान की बरहमी से लबरेज नजरों ने इसे खामोश रहने का इशारा किया। ईज़ल, खुदा का वास्ता है, यहाँ से चली जाओ। मुझे पहले नूर का मामला हल कर लेने दो। इनके लहजे में थकन और बेजारी की एक गहरी लहर थी। बाबा, नूर का मामला भी हल कर लीजिएगा। मैंने कब मना किया है? मगर बस मेरे फैसले पर अपनी रजामंदी की मोहर लगा दें। वो अपनी जिद पर इस तरह अड़ी हुई थी जैसे किसी बहुत ही मामूली मौजू पर गुफ्तगू कर रही हूँ। मैं वाजे कर चुकी हूँ बाबा, ये रिश्ता नहीं चल सकता। मुझे शख्स के साथ मजीद नहीं रहना। गुलनाज अपनी बेटी की इस बेजा, हट धर्मी और संगलाख रवैये पर जिद होकर रह गई थी।
उन्होंने सोफे पर बैठे बैठे एक साथ निगाह अपनी बेटी पर डाली। एजल, रिश्ते गुड़ियों का खेल नहीं होते। तुम्हारे बाप ने अभी तुम्हें प्यार से समझाया है? क्या तुम्हारी समझ में जरा सी बात नहीं आई? क्यों अपने बाप के सुकून की दुश्मन बनी हुई हो? एजल के माथे पर तेवरी चढ़ी लहजे में तलखी दर आई। मैं बाबा से कोई दुश्मनी नहीं निभा रही। दुश्मनी तो बाबा ने निभाई है। कम से कम रिश्ता तय करने से पहले अच्छी तरह छानबीन तो कर लेते। अगर जरा सी तसल्ली कर ली जाती तो ये सब पहले ही वाजे हो जाता। सारन जो अब तक जब्त के कड़े इम्तिहान से गुजर रहा था, गुस्से से पलटा और तीखी नजरों से इसे देखा। एजल, बस कर दो, मामू ठीक कह रहे हैं। तुम दूसरी माँ बनने की कोशिश मत करो। उन्होंने भी अपनी जिंदगी इसी तरह गलत फैसलों की नजर करके तबाह की है और अब तुम भी इसी रास्ते पर चल पड़ी हो। याद रखना, ये बेजा अकड़, ये बेहद ये बचा गुरूर और ये हद से बड़ा हुआ जज्बातीपन सिर्फ तबाही लाता है। हासिल ज़िंदगी कुछ नहीं होता। तबाही तो आ चुकी है सार, इससे ज़्यादा और क्या बर्बादी होगी। इसके लहजे में काटदार तंज था। और अगर आप लोग बार बार मुझे रोशाने फूफो का हवाला देकर मुझे इस बात पर मजबूर कर रहे हो कि मैं इस ज़बरदस्ती के रिश्ते की जंजीरों में जकड़ी रहूं, तो ये आप सबकी बड़ी गलत फहमी है। आप सब मुझे अच्छी तरह जानते हो। मैं एजल हूँ, जिस बात पर अट जाऊँ इसे पाया तकमील तक पहुँचाए बिना कभी पीछे नहीं हटती। मुझे आरंभ से हर सूरत तलाक लेनी चाहिए। वो सारम की आंखों में आंखें डाले दोनों हाथ सीने पर बांधे किसी चट्टान की तरह खड़ी थी। इसकी आंखों में ना कोई खौफ था, ना लिहाज कोई परछाई। इसका तीखा अंदाज और चेहरे के तासुरात साफ बता रहे थे कि वो अपनी बात मनवाए बगैर एक इंच भी पीछे हटने वाली नहीं है। हॉल में मौजूद हर शख्स इसकी बेबाकी और निडरपन पर शजदर रह गया था। हैरत और खामोशी के साए गहरे हो रहे थे, जबकि इसके वालिदैन की आंखों में अपनी बेटी की इस बेजा जिद पर दुख और शदीद अफसोस की लहरें वासे थीं। वो इसके सामने बेबस नजर आ रहे थे। एजल की इस बेजान जिद और तीखे लहजे ने अफजल खान को इस नहज पर ला खड़ा किया था जिसका तस्वुर भी उन्होंने कभी ख्वाब में ना किया था। इनके जब्त का बंधन तड़क चुका था। वो बिखरे हुए शेर की मानिंद गुस्से की लहर में तेजी से आगे बढ़े, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता। एक बाप का बरसों से दबा हुआ गुस्सा और मजरू अना एक जोरदार थप्पड़ की सूरत एजल के रुखसार पर नक्श हो गई थी। हॉल में सन्नाटा छा गया था। फिजा साकत हो गई और एजल का सर एक झटके से एक तरफ को मुड़ गया। वो जो अभी तक चट्टान बनी खड़ी थी, इस अचानक आफत पर जैसे अंदर से लरस कर रह गई थी। अफजल खान का लरसता हुआ हाथ इसकी सुर्ख होती आंखें बता रही थी कि एजल ने आज हद पार कर दी है। हॉल में मौजूद हर सी रूह जैसे अपनी जगह साकत होकर रह गया था। एजल की माँ की खाला की शौहर काशिफ खान, सारम और नूर सभी अपनी अपनी जगहों से उठ खड़े हुए। इन सब के चेहरों पर एक ही जैसी हक्का बक्का कर देने वाली हैरत रखनी थी। कुछ लम्हे पहले तक तो सब एजल की बेहद बेजा जिद और बागियाना लहजे पर शजदर थे, मगर इस बार अफजल खान ने जो कुछ कर दिखाया था वो किसी बड़े सानिया से कम न था। यह हैरानी बिल्कुल बजा थी क्योंकि अफजल खान ने एक जवान और शादीशुदा बेटी पर हाथ उठाया था। वो बेटी जो इनके मान का इस्तारा थी, आज सरेआम अपने बाप के गुस्से की भेंट चढ़ चुकी थी। बेशक एजल की जुबान दराजी और हट डरमी ने इन्हें इस नहज पर ला खड़ा किया था। वो अपने असाब पर काबू न रख सके, मगर एक बाप का यूं सरे महफिल अपना हाथ छोड़ देना, फिजा में एक ऐसी संगीन खामोशी घोल गया था जिसे तोड़ने की हिम्मत किसी में न थी। एजल, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा अगर दोबारा तलाक का लफ्ज़ तुम्हारी जुबान से निकला या तुमने अलैदगी का तज़किरा भी किया। अफजल खान का लहजा किसी बिखरे हुए समंदर की तरह गरजदार था। उन्होंने लरसती हुई उंगली फिजा में लहराई, जो एजल के लिए खामोशी का आखिरी और हतमी हुक्म था। गुस्से की लहर इनके पूरे वजूद में सरायत कर चुकी थी, यहाँ तक कि इनके हाथ और जिस्म की कपकपाहट इनके अंदरूनी तलातुम की गवाही दे रही थी। बहुत सुन ली है मैंने तुम्हारी फजूल बातें, अब एक लफ्ज़ और नहीं सुनूंगा। याद रखो, इनकी आवाज़ में बाप की फिक्र और गुस्से का एक अजीब इम्तिजाज था। तुम्हारा जो भी मसला है मैं खुद हल करूंगा, जो तुम चाहती हो वही होगा। अगर तुम्हारे साथ कहीं कोई नाइंसाफ़ी हुई है तो मैं ज़मानत देता हूँ कि इंसाफ होगा। मगर उन्होंने एक पल के लिए सांस लिया और फिर दो टूक लहजे में फैसला सुनाया, मगर रिश्ता तोड़ने वाली बात आज के बाद दोबारा मत करना। हॉल में बिछा हुआ वो बोझल सन्नाटा इतना गहरा था कि किसी के सांस लेने की आवाज़ भी एक धमाके जैसी महसूस हो रही थी। एजल को अपने गाल पर इस थप्पड़ की तपिश ज़्यादा इसकी तजलील का एहसास पिघला रहा था, जैसे सर से पाँव तक अपनी लपेट में ले चुकी थी। अभी चंद लम्हे पहले तक वो तमाम लोग जिन्हें वो अपना समझकर मुखातिब थी, अब इसे यकसर गैर लगने लगे थे। इनकी खामोश दिखी और सवालिया नजरें एजल के वजूद को छलनी कर रही थी। बाबा, आपने ये थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया। आवाज़ में कोई चीखों पुकार नहीं थी, बस एक लरसता हुआ दुख था जो अफजल खान के दिल को चीर गया था। वो बार बार हाथ के पुश्ते अपने आंसू साफ करने लगी, जैसे वो इन कतारों को अपनी कमज़ोरी बनने की इजाज़त न देना चाहती हो।
اس نے نظر بھر کر اپنے باپ کے غصے سے کانپتے وجود کو دیکھا اور بابا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ایک تھپڑ کے زور پر آپ مجھے اس شخص کے ساتھ رہنے پر مجبور کر لیں گے جس نے صرف اپنے باپ کی خاطر مجھے قبول کیا، تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ لہجے کی وہ سپاٹ اور قطعی کیفیت افضل خان کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ میں تو مر سکتی ہوں بابا، مگر اس بے نام اور بے وقت رشتے کی لاش کو ڈھونڈنے کی ہمت اب مجھ میں نہیں رہی۔ وہ مڑی اور سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھاتی ہے۔ رفتار میں ایک عجیب سی بدحواسی اور بیزاری تھی، اور پہنچ کر جس زوردار آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ بند ہوا وہ محض لکڑی کے دو پارٹوں کا ٹکراؤ نہیں تھا۔ وہ ایزل کی جانب سے اس دنیا اور ان رشتوں سے اپنا ناتا توڑنے کا ایک حتمی اور خاموش اعلان تھا۔ آپ کو جوان بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ ایزل کے جاتے ہی گلناز کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ آواز میں مٹی ہوئی ممتا کی تڑپ اور ایک گہرا دکھ نمایاں تھا۔ ہال میں موجود ہر شخص ابھی تک اس اچانک آفت کے زیر اثر ساکت کھڑا تھا۔ ہماری بیٹی نے مجھے مجبور کر دیا تھا گلناز۔ افضل خان کے لہجے میں اب وہ پہلی جیسی گرج باقی نہیں رہی تھی، بس ایک تھکن زدہ اعتراف تھا۔ وہ نڈھال سے ہو کر صوفے کے پشت سے ٹک گئے تھے۔ مجھے بھی اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھا کر کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی، مگر کبھی کبھی اولاد اپنی ماں باپ کو اس مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں وہ کچھ کر گزرتے ہیں جس کا تصور بھی ان کے لیے محال ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا جن پر اب بھی اپنی بیٹی کے رخسار کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ افضل خان نے ندامت کی گہری لہر کے زیر اثر اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ حال کی روشنی جیسے ان کی آنکھوں کو چبھنے لگی تھی۔ ان کا پور اس احساس جرم سے لرز رہا تھا کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ کسی طور درست نہ تھا۔ ایک باپ کا وقار اس ایک تھپڑ کے ساتھ ہی مٹی میں مل گیا تھا۔ وہ شرمندگی جواب تک جو اب تک غصے کی دبیز پردے کے پیچھے چھپی تھی اب ایک دم سے ابھری اور انہیں چاروں طرف سے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہاتھوں کی اوٹ میں چھپا ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت دنیا سے نہیں بلکہ خود اپنے آپ سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لالا، آپ کو بس ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، باقی آپ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ سونیا نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کے کاندھے پر تسلی بخش انداز میں ہاتھ رکھا۔ ان کی آواز میں ہمدردی اور دکھ کا ایک ملا جلا تاثر تھا۔ بھائی، آپ تو جانتے ہیں کہ وہ بچپن سے کتنی جذباتی ہے۔ اس تھپڑ نے اسے سمجھانے کے بجائے اس کے دل میں مزید کڑواہٹ بھرتی ہوگی۔ اب وہ آپ کی کسی بات کو شاید اس طرح نہ سن پائے جیسے آپ چاہتے تھے۔ افضل خان نے کوئی جواب نہ دیا، بس ان کی خاموشی اور جھکا ہوا سر سونیا کی بات کی تائید کر رہا تھا۔ ماموں جان، آپ تو ہمیشہ ہمیں صبر کا درس دیتے ہیں۔ ہر مشکل میں آپ نے تحمل کا دامن تھامے رکھا، مگر آج آپ کو کیا ہو گیا؟ سارن کے لہجے میں چھپا ہوا افسوس صاف سنا جا سکتا تھا۔ اس لیے یہ سب دیکھنا کسی اذیت سے کم نہ تھا۔ وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا جیسا کہ اب سب کے سامنے ہو چکا تھا۔ دوسری جانب نور خاموش اور خیمی ہوئی اپنی جگہ ساکت بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی زردی اور خوفزدہ نظریں اس کے اندرونی کرب کی گواہی دے رہی تھیں۔ کاشف خان جو اب تک خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے صرف ایک گہرے تعصب کے ساتھ اس تمام تر صورتحال کو دیکھ رہے تھے، جیسے وہ اس گھر کے بکھرتے ہوئے سکون پر ماتم کنا ہوئی۔ ہمیں اجازت دیں، فی الحال میں اپنی بیٹی کو گھر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ کاشف خان کا وہ سپاٹ اور بے لچک لہجہ افضل خان کے دل کو چھلنی کر گیا تھا۔ وہ حیرت زدہ تھے کہ جس شخص کے لیے انہوں نے اپنی اولاد تک سے منہ موڑ لیا، وہ اس کڑے وقت میں سہارا بننے کے بجائے اپنی ذات اور اپنی انا کی حصار میں مقید تھا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، انشاءاللہ فون پر بات ہوگی، افضل خان نے نڈھال سے لہجے میں جواب دیا۔ سونیا اس وقت وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ بھائی کا غمزدہ چہرہ اسے اندر ہی اندر کاٹ رہا تھا، مگر وہ کاشف خان کے مزاج کی تیزی سے واقف تھی۔ وہ بخوبی سمجھ رہی تھی کہ کاشف خان کو ایزل کی یہ باغیانہ گفتگو ایک آنکھ نہیں بھائی تھی، اور وہ کسی صورت یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایزل کے رویے کا زہریلا عکس ان کی اپنی بیٹی کے معصوم ذہن پر پڑے۔ ایک رسمی اور بے جان سی سلام دعا کے بعد وہ لوگ نور کے ہمراہ وہاں سے نکل گئے۔ ہال میں اب صرف ایک خاموش بوجھل اور ادھورے سوالات باقی رہ گئے تھے۔ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا بابا، آپ کو مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے کمر پر دونوں ہاتھ رکھے دیوانہ وار کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، مگر ان آنسوؤں میں اب دکھ سے زیادہ کڑناک حیرت اور ناانصافی کا ماتم تھا۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اور وہ بھی اس شخص کے لیے جس کی زندگی میں شاید میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وہ رخ کر خلا میں دیکھنے لگی جسے اپنی تقدیر کے سے سوال کر رہی ہو۔ اس کے لہجے میں چھپی تلخی اب الفاظ بن کر اس کے لبوں سے ابل رہی تھی۔ عشق اس نے لڑایا، ماضی کی یادیں اس کے سینے سے لگی رہیں، اس کے دل میں کسی اور کا عکس بسا رہا، مگر تذلیل صرف میرے حصے میں کیوں آئی؟ اس کی غلطیوں کا حساب مجھ سے کیوں لیا جا رہا ہے؟ وہ بڑبڑا رہی تھی، مگر اس کی یہ بڑبڑاہٹ دراصل ان زخموں کی دہائی تھی جو روح کے نہا خانوں میں بہت گہرے ہو چکے تھے۔ اسے اپنی وفاداری اور باقی سب رائگاں محسوس ہو رہی تھی۔
بے وفا انسان کتنے مان سے چاہا تھا میں نے تمہیں، مگر تمہارے دل میں تو کسی اور کا عکس بسا تھا۔ تڑپو گے اب تم، ساری زندگی میرے لیے تڑپو گے، کیونکہ میں اب کبھی لوٹ کر نہیں آنے والی۔ وہ کمرے کے بند ماحول میں بلند آواز میں اپنی روح کا زہر اگل رہی تھی کہ اسی لمحے دستک کے بغیر دروازہ کھلا اور سارم اندر داخل ہوا۔ بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں جانا بھی نہیں چاہیے۔ سارم کے اس اچانک و غیر متوقع جملے نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ وہ کسی خاص تاثر کے بغیر صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا، جیسے اس طوفان کا حصہ بننے کے بجائے اسے دور سے دیکھنا چاہتا تھا۔ سارم بھائی، پلیز اس وقت آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ایزل نے بمشکل اپنے لہجے کو قابو میں کیا۔ میں آپ کی عزت کرتی ہوں اور نہیں چاہتی کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے جو آپ کو ناگوار گزرے، اور پھر آپ بھی بابا کی طرح مجھ پر ہاتھ اٹھا دیں۔ سارم نے گہرا سانس لیا اور نہایت ٹھہراؤ سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں ایزل، میں تمہارے منہ پر تھپڑ نہیں مار سکتا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ نہ تو میں تمہارا بابا ہوں اور نہ ہی تم پر ایسا کوئی حق جتانا چاہتا ہوں۔ سارم کے لہجے کی سپاج کیفیت ایزل کو تڑپا گئی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ سارم بھائی آپ کا مجھ پر پورا حق ہے، مگر آپ مجھے اس بے جان رشتے میں قید رہنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ سارم کے لبوں پر ایک مہم سی مسکراہٹ آئی۔ ہاں تو بات یہیں ختم ہو گئی۔ نہ میں تمہیں مجبور کر رہا ہوں، نہ تم مجھے اجازت دے رہی ہو کہ میں تمہاری زندگی کے فیصلے کروں۔ ایزل نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں میں ایک تیکھا پن لاتے ہوئے سارم کے سمت دیکھا۔ اس کے لہجے میں چھپی تلخی اب باقاعدہ ایک چیخ کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں سارم بھائی کہ آپ کو یہاں کیوں بھیجا گیا ہے۔ آپ کی یہاں موجودگی کسی ہمدردی کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک طے شدہ منصوبے کا حصہ ہے۔ آپ یہاں مجھے وہ سبق پڑھانے آئے ہیں جو وہ بابا تھپڑ مار کر بھی نہیں سکھا گئے۔ اس نے ایک گہرا اور سرد سانس لیا، جیسے وہ اپنے اندر کے طوفان کو الفاظ میں پرونے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی اس خاموش اور ٹھہراؤ سے میرا ارادہ بدل دیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے یہ سمجھ پائیں گے کہ ایک عورت کو اپنی عزت نفس قربان کر کے بھی رشتہ نبھانا چاہیے؟ تو سن لیں، آپ سب کی یہ کوشش رائگاں جائے گی۔ سارم نے اس کے غصے سے دہکتے چہرے کو خاموشی سے دیکھا۔ اس کے تاثرات اب بھی کسی بند کتاب کی طرح تھے، جنہیں پڑھنا ایزل کے لیے ناممکن تھا۔ اس کی اس بے نیازی نے ایزل کے اندر لگی آگ کو مزید ہوا دیتی تھی۔ تم سے کس نے کہا یہ ایزل کہ میں یہاں کوئی کوشش کرنے آیا ہوں یا تمہیں سمجھانے کا ارادہ رکھتا ہوں؟ سارم کے لہجے میں ایسی بے نیازی تھی کہ ایزل تڑپ کر رہ گئی۔ وہ صوفے پر ذرا سا آگے کو جھکا اور اپنی گہری نظریں اس کے مضطرب چہرے پر ٹکا دے۔ میں تو صرف تمہیں ایک بات بتانے آیا ہوں، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ میں نے تمہیں ہمیشہ چھوٹی بہن صرف سمجھا ہی نہیں بلکہ دل سے مانا بھی ہے۔ تو میرے ماموں کی بیٹی ہوں، ہمارا خون کا رشتہ ہے، اور یہی رشتہ مجھے یہاں کھینچ کر لایا ہے۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا، جیسے وہ ایزل کے اندر چھپے طوفان کا جائزہ لے رہا ہوں۔ میں بھی یہ بخوبی جانتا ہوں کہ اس وقت میری باتوں کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تمہارا غصہ تمہاری سماعتوں پر حاوی ہے، مگر پھر بھی میں یہ سب کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں کل کو میرے اندر ندامت کا کوئی احساس باقی رہے۔ کاش میں نے تمہیں اس وقت سمجھایا ہوتا تو شاید تم سن لیتی، شاید تم سمجھ جاتی۔ سارم کی آواز اب پہلے سے زیادہ دھیمی مگر کسی فیصلے کی طرح عتل تھی۔ ایزل، یاد رکھو، رشتے کبھی بھی انا کی جنگ جیت کر زندہ نہیں رہتے۔ یہ وہ نازک ڈورے ہیں جو غرور کی تپش لگتے ہی موم کی طرح پگھل جاتی ہیں۔ تاریخ کی کسی کتاب میں آج تک یہ نہیں لکھا گیا کہ انسانی اکڑ نے کبھی کسی ٹوٹتے ہوئے تعلق کو سہارا دیا ہو، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جب بکھرنے کا عمل مکمل ہو جاتا ہے تو پچھتاوا ایک سائے کی طرح انسان کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی نظریں ایزل کے تمتماتے ہوئے چہرے پر جما دی۔ قیمتی وقت گزر جانے کے پھر کوئی اپنے پچھتاوے کو انا کے لبادے میں چھپا کر دوسروں کے لیے عذاب بن جاتا ہے، اور کوئی غم کی اوڑھنی اوڑھ کر خاک ہو جاتا ہے۔ اب میں تم پر یہ چھوڑتا ہوں کہ تم اس پچھتاوے کو پتھر بن کر جینا چاہتی ہو یا آنسو بن کر بہہ جانا چاہتی ہو۔ فیصلہ تمہارا ہے، کیونکہ رشتہ چاہے اکڑ سے ٹوٹے یا غرور سے، خسارہ ہمیشہ دونوں طرف کا برابر ہی ہوتا ہے۔ جا رہا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ مرضی ہے تمہاری میری باتوں کو سمجھتے ہوئے اپنے رشتے کی اس نازک ڈور کو تھامتی ہو یا اپنی اکڑ اور انا کی تسکین کی خاطر اسے ہمیشہ کے لیے کاٹ دیتی ہو۔ میں تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا اور نہ ہی میرے پاس ایسا کوئی اختیار ہے۔ سارم کے لہجے کی سنجیدگی کمرے کی فضا میں ایک بوجھ بن کر ٹھہر گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ساکت اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر نکلنے سے پہلے اس نے ایک بھرپور نظر ایزل کے اس الجھے ہوئے اور سوچتے چہرے پر ڈالی جہاں اب غصے کی جگہ کرب اور سوچ نے لے لی تھی۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر خاموشی سے مڑا اور دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے بند ہونے والا دروازہ ایزل کے لیے سوالات کی ایک نئی دنیا چھوڑ گیا تھا۔
अस्पताल के वीआईपी कमरे में एक गहरी और संजीदा खामोशी तारी थी। सफ़ेद दीवारें वो हवा में रची अद्वायात की मखसूस बू असाब पर एक बोझ बनकर मुसल्लत थी। बेड पर यारम खान लेटा था, जिसके सर पर बंधी सफ़ेद पट्टी इस हादसे की गवाही दे रही थी। वो होश में था, मगर इसकी बंद आंखें और चेहरे पर फैला सकूत इसकी जिस्मानी तकलीफ और शायद किसी गहरी जहनी कशमकश का पता दे रहा था। सोफे पर बासिक खान अपनी पूरी वजाहत और वक़ार के साथ विराजमान थे। इनकी शख्सियत में मौजूद ठहराव इस वक्त भी कायम था, मगर इनकी गहरी नजरें यारम के साकत वजूद पर जमी थी। इनके पहलू में रुतबा खान बैठी थी, जिनकी ममता अपनी बेटे के जख्म देखकर तड़प रही थी, मगर वो बासिक खान के रूप की वजह से खुद को जब्त किए हुई थी। इंशा जो अपनी लाला की जान थी, बेड के बिल्कुल करीब बैठी, इनका हाथ थामे हुई थी। इसकी मासूम आंखों में अपने भाई के लिए फिक्र और मोहब्बत के कई रंग नुमाया थे। वो बार बार यारम के चेहरे की सिम देखती, जैसे इसके अंदरूनी ख्यालात को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। नर्स दवा की खुराक देने और ड्रिप की रफ्तार दुरुस्त करने के बाद खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। शायद वो वहाँ मौजूद हर शख्स को बात शुरू करने के लिए इसी लम्हे का इंतजार था। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में दोबारा वही बोझल सकूत छा गया, जिसे अब बासिक खान की ठहरी हुई आवाज़ ने चीर डाला था। यारम। बासिक खान ने पुकारने में एक अजीब सा ज़ब्त और गहरा दुख पहना था। जी बाबा। यारम ने नकाहत के बावजूद बेजा अदब से जवाब दिया। इसकी आवाज़ धीमी थी, मगर इसमें बाप के लिए एहतराम का वही पुराना अक्स मौजूद था। बेटा, ये सब क्या हो गया? मैंने तुम्हारा रिश्ता ये सोचकर तो नहीं जोड़ा था कि एक दिन मुझे तुम्हें अस्पताल के इस बेड पर देखना पड़े। बासिक खान ने एक ठंडी आह भरी और अपनी नसें यारम के पट्टी में बंधे सर पर जमा दी। मुझे अफसोस है यारम कि शायद मैं तुम्हारे लिए एक गलत लड़की का इंतखाब कर बैठा हूँ, मगर बेटा, मुझे तुमसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी। मुझे लगता था कि मेरा बेटा अपने रिश्तों को संभालने और इन्हें तवाज़ुन में रखने की पूरी सलाहियत रखता है। उन्होंने एक लम्हे का तौक़ुफ़ किया। इनका लहजा पहले से ज़्यादा संजीदा और काटता था। आज इस मोड़ पर खड़े होकर मुझे लगता है कि नाकाम सिर्फ मैं ही नहीं हुआ, नाकाम तो बेटा तुम भी हो गए हो। बाबा। यारम ने अपनी आंखें खोली, जिनमें तकलीफ के बावजूद एक अजीब सी चमक और बात के लिए वही पुराना मान था। इसने गहरा सांस लिया और अपनी आवाज़ में पूरा ठहराव समो गया था। अगर आपको अपने बेटे पर इतना यकीन है कि मैं अपने रिश्तों को संभालने की भरपूर सलाहियत रखता हूँ, तो फिर अपने इस यकीन को मत टूटने दें। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी बाबा कि हमारा रिश्ता न टूटे और ना ही कभी उलझे। मैंने इस डोर को थामे रखने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। इसने एक लम्हे के लिए तौक़ुफ़ किया, जैसे वो अपनी तमाम तर जिस्मानी और जहनी अज़ियत को अल्फाज में ढाल रहा हो, मगर बदकिस्मती से मैं सच में नाकाम रहा। कमरे में मौजूद सब लोग इसकी आवाज़ की गूंज में छुपे दुख को महसूस कर रहे थे। इस एतराफ़ में जहाँ एक बेटे की बेबसी थी, वहीं इस शिकस्त का दुख भी था, जो उसने किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने ही एक कीमती रिश्ते के लिए झेली थी। बासिक खान की नज़रें भी अब यारम के चेहरे पर जमी थी, जैसे वो इस नाकामी के पीछे छुपी असल हकीकत को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। मगर यारम, इस बदकिस्मती को दावत भी तो तुमने ही खुद दी थी। बासिक खान के लहजे में अब एक ऐसी काट थी जो यारम के जख्मों से कहीं ज़्यादा गहरी थी। उन्होंने सोफे पर पहलू बदला और अपनी नज़रें अपने बेटे के जर्द चेहरे पर टिका दी। जब मैंने वाज़ेह तौर पर मना किया था कि इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखना, जब मैंने तुम्हें टोका था कि कभी पलट कर इस रास्ते पर कदम मत रखना जिसकी कोई मंजिल नहीं है, तो फिर तुमने ये गलती कैसे की? रुतबा खान ने एक नज़र अपने शौहर के चेहरे पर डाली, जहाँ बरहमी और दुख का एक अजीब इम्तिजाज था, जबकि यारम की खामोशी अब और भी बोझल हो गई थी। तुम जानते थे कि इस रास्ते के आखिर में सिर्फ अंधेरा है, फिर भी तुमने अपनी अना और अपनी ज़िद को मेरे तजुर्बे और मेरी नसीहत पर तरजीह दी। अगर आज तुम यहाँ इस हाल में पड़े हुए हो, तो ये तुम्हारे अपने फैसले का खमियाजा है यारम। अना और ज़िद। यारम के लबों पर एक तल्ख और अधूरी सी मुस्कुराहट रींग गई थी, जिसमें तन से ज़्यादा सदमे का रंग नुमाया था। इसने नम आंखों से अपने बाप के पुरवकार चेहरे की सिम देखा। अफसोस है बाबा, क्या आप मुझे सिर्फ इतना ही जानते हैं क्या? आपको सच में लगता है कि मैं अना की तस्कीन या किसी बेजा ज़िद की खातिर अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े फैसले करूँगा? इसकी आवाज़ में नकाहत तो थी, मगर इसमें छुपा हुआ यकीन कमरे की दरो दीवार से टकरा गया था। उसने एक गहरा सांस लिया और अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए पूरी कुव्वत यकजां की। ये दोनों चीज़ें मुझ में कभी हो ही नहीं सकती बाबा, और जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरी परवरिश करने वाले माँ बाप ने मुझे इन जज्बों से हमेशा दूर रखा है। उन्होंने मुझे अना पालना नहीं बल्कि रिश्तों को निभाना सिखाया है। उन्होंने मुझे जिद करना नहीं बल्कि सब्र और ज़र्फ़ का दामन थामना सिखाया है। यारम की इन बातों ने जैसे बासिक खान के अंदर मौजूद बरहमी को एक लम्हे के लिए साकत कर दिया। कमरे में एक ऐसी खामोशी छा गई थी जिसमें सिर्फ यारम के सच्चे अल्फाज की बाज़गर सुनाई दे रही थी।
रुतबा खान ने तड़प कर अपने बेटे की तरफ देखा, जिसकी सच्चाई आज इसकी तकलीफ पर हावी हो रही थी। कुछ भी कह लो यारम, मगर वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तबाही लेकर आई है। बासे खान के लहजे की काट साफ महसूस हो रही थी। अगर वो तुम्हारी जिंदगी में ना होती तो आज तुम्हारा और एज़ल का रिश्ता इस नहज पर ना खड़ा होता। उन्होंने गहरा सांस लिया और अपनी नजरें यारम के चेहरे पर जमा दी। और अब मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि एज़ल तक ये बात पहुंची कैसे? इसे किसने बताया कि तुम्हारे माजी में कोई लड़की थी? वो मेरे लिए क्या तबाही लाएगी बाबा, जिसने अपनी जिंदगी इस वक्त मौत के साथ आखिरी जंग लड़ रही हो। यारम की आवाज़ दुख की शिद्दत से रुन गई थी। उसने एक पल के लिए आंखें मूंदी, जैसे अपने सामने अबीरा का वजूद देख रहा हो। मेरी ज़िंदगी में वो तबाही नहीं लाई बाबा, तबाही तो शायद हमारी किस्मत में बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, बस हमें इसका इल्म नहीं था। मतलब? बासे खान ने उलझकर इसकी जानिब देखा। कमरे की फिजा एकदम से साकित हो गई। मतलब ये कि अबीरा को अगवा करने वाला, इसकी ज़िंदगी में जहर घोलने वाला कोई और नहीं, एज़ल का अपना भाई है। क्या? बासे खान के लबों से ये निकला। ये अल्फाज किसी धमाके की तरह पूरे कमरे में गूंज उठा था। इनके चेहरे पर हैरत और सदमे के साए लहराने लगे थे। वो इस सच्चाई के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। जी हाँ बाबा, अब आप खुद समझ लें कि सच्चाई भला कब तक छुप सकती थी। जिस दीवार में दरारें मौजूद हों, इसे गिरने से कोई नहीं बचा सकता। यारम की नजरें छत के एक ही नुक्ते पर साकत थी, जैसे वो वहाँ अपनी मोहब्बत की किरचियों को चुन रहा हो। वो एक एक करके इन हकाइक से पर्दा उठाता चला गया, जिन्होंने इसकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत एहसास को दागदार कर दिया था। बासे खान और रुतबा बेगम के किसी मुजस्मे की मानंद साकत बैठे यारम के लहजे में छुपी इस गहरी अज़ियत को महसूस कर रहे थे, जो अब लफ्ज़ बनकर उबल रही थी। इनके लिए यकीन करना मुहाल था कि जिस मोहब्बत की हिफाजत यारम ने अपनी जान से बढ़कर कर रखी थी, इसे लहू लहान करने वाला कोई और नहीं बल्कि एज़ल का अपना भाई था। बाबा, मैं तो इस मोहब्बत को दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखना चाहता था, मगर से सरेआम में तमाशा बनाने वाला वही शख्स निकला जिस पर एज़ल को सबसे ज़्यादा मान था। यारम की आवाज़ में दुख की एक ऐसी लहर थी जो सुनने वालों के दिल को चीर रही थी। वो एक ऐसी मोहब्बत का किस्सा सुना रहा था जिसे अपनों की ही नज़र लग गई थी। बासे खान और रुतबा की हैरान नज़र यारम के चेहरे पर जमी थी, जो इस वक्त जिस्मानी तकलीफ से ज़्यादा इस बेवफाई और बदगुमानी के बोझ से चूर नज़र आ रहा था, जिसने इसकी मोहब्बत को एक ना ख़त्म होने वाले इम्तिहान में डाल दिया था। मेरे बस में तो कभी कुछ भी नहीं रहा बाबा। यारम की आवाज़ की दुख की शिद्दत से कांप रही थी। इसकी आंखों के गोशों से दो गर्म आंसू फिसलकर दाढ़ी के बालों में जज्ब हो गए। ये बिल्कुल गैर इरादी था। वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि इसके बाबा को रोने वाले मर्द कतई पसंद नहीं, मगर जब वजूद अंदर से किरची किरची होकर बिखरता है तो आंसू किसी इख्तियार और किसी ज़ाब्ते को तस्लीम नहीं करते। मेरे बस में तो कभी कुछ नहीं था। एक ही नज़र में मेरे दिल ने इसे मेरे लिए कायनात का सबसे ख़ास शख्स बना दिया था, मगर आपने एक ही झटके में इसे दूर रहने का फरमान जारी कर दिया। इसने एक लंबा और तकलीफदेह सांस लिया, जैसे वो अपने सीने में उठने वाला तलातुम को रोकने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। यारम ने तो बाबा इस पर भी सब्र कर लिया था। वो घटिया इंसान इसे मुझसे छीन कर इसकी ज़िंदगी बर्बाद करके दूर लेकर चला गया, और मैं किसी बुज़दिल की तरह आंखें बंद करके बैठा रहा, क्योंकि मेरे सामने मेरे बाप का हुक्म था। वरना वो दुनिया के किसी भी कोने में होता, मैं इसे चीर कर रख देता। कमरे में मौजूद हर शख्स साकित था। यारम इस वक्त शायद अपने हवास में नहीं था, वो जो हमेशा तहजीब और शाइस्तगी का पैकर रहा। आज अपने माँ बाप और मासूम इंशा के सामने वो सब कुछ बोल रहा था जिसका तस्वुर भी इससे पहले मुहाल था। मगर कभी कभी इंसान अपनी अंदरूनी कैफियत से इस कदर बेजार हो जाता है कि वो ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है, जहाँ ना लिहाज बाकी रहता और ना ही अख्तियार। यारम के लहजे में छुपा हुआ कर्ब इसकी माँ और बहन के दिलों को छलनी कर गया था। रुतबा बेगम और इंशा की आंखों से गिरने वाले मतवातर आंसू इस बात की खामोश गवाही थे कि वो इसके दर्द की तपिश को अपने वजूद में महसूस कर रही थी। मगर वहाँ मौजूद कोई भी ये नहीं जानता था कि अपने इस चट्टान जैसे मजबूत असाफ के मालिक बेटे को यूं टूट कर बिखरते देखना बासे खान के लिए किस कदर अजियतनाक था वो बात था, और इसके वकार की मजबूत दीवार इसे अपना कर्ब जाहिर करने की इजाज़त नहीं देती थी। इसकी शख्सियत का रोब और इसका मुनसब इसे सरेआम आंसू बहाने के लिए रोकता था, मगर इसके सीने के अंदर जैसे कोई क़यामत बरपा थी। उन्होंने एक तवील और गहरा सांस लिया, जैसे वो अपने अंदर उठने वाले जज्बात के तूफान को ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश कर रहे हों। मुठियाँ खींचकर उन्होंने अपने लड़खड़ाते हुए ज़ब्त को सहारा दिया और एक बार फिर अपने चेहरे पर ही वही मखसूस संजीदगी ओढ़ ली जो इनका खासा थी। वो इस वक्त अपने बेटे के ज़ख्मों पर मरहम तो रखना चाहते थे, मगर शायद इनके पास वो अल्फाज नहीं थे जो यारम के तमाम पुराने दुख का मदावा कर सकते। मजबूत बनो यारम, एक मर्द को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह टूट कर बिखर जाए। बासे खान की आवाज़ में वो मखसूस खुरदरापन और सख्ती लौट आई थी जो इनकी शख्सियत का खासा थी। उन्होंने अपने जज्बात के बेकाबू होती हुई हलचल को एक ही झटके में अपने वकार के पीछे छुपा लिया था। इनकी नज़रें यारम के पेशेमान चेहरे पर जमी थी। वो चाहते थे कि इनका बेटा जज्बाती गर्दाब से बाहर निकले,
کیونکہ ان کے نزدیک جذبات کی روح میں بہہ جانا کمزوری کی علامت تھا۔ رشتوں کے زخم اور ماضی کے پچھتاوے انسان کو کمزور ضرور کر دیتے ہیں، مگر انہیں اپنی ڈھال بنا لینا دانش مندی نہیں ہے۔ یاد رکھو یارم، تم ہمارا مان ہو، اور ایک مرد کا وقار اس کے ضبط میں پوشیدہ ہوتا ہے، اس کے بہتے ہوئے آنسو میں نہیں۔ ان کے لہجے کی اس سرد مہدی نے کمرے میں موجود رتبہ اور انشا کو بھی ساکت کر دیا۔ یارم نے اپنی آنکھیں موند لی، جیسے وہ باپ کہ اس سبق کو خاموشی سے اپنی روح میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر داڑھی میں جذب ہوتے وہ آنسو اب بھی اس کے اندرونی کرب کی گواہی دے رہے تھے۔ معذرت چاہتا ہوں بابا، مگر آپ مجھے آخر کتنا مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں؟ یارم کی آواز میں ایک ایسی تھکن تھی جو برسوں کی جبر کا نتیجہ معلوم ہوتی تھی۔ اس نے ایک بوجھل نگاہ اپنے باپ کے سپاٹ چہرے پر ڈالی۔ اگر اسے زیادہ مضبوط بننے کی کوشش کی تو شاید میں مر جاؤں گا۔ یارم کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا، اللہ تمہیں لمبی زندگی دے۔ رتبہ خان نے تڑپ کر اسے ٹوکا۔ ان کا ممتا بھرا دل اپنے بیٹے کے لیے منہ سے ایسے الفاظ سن کر لرزا تھا۔ لالا پلیز ایسی باتیں مت کرے۔ انشا کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ بیٹھ کے کنارے بیٹھی اپنے بھائی کا ہاتھ تھامے ہوئی تھی، جیسے اسے اس اذیت کے گرداب سے نکالنا چاہتی ہو۔ میں واقعی معذرت خواہ ہوں کہ مجھے یہ سب کہنا پڑ رہا ہے بابا، مگر اب مجھ سے مزید مضبوط نہیں بنا جا رہا۔ میں اپنی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں۔ مگر اس نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر نم آنکھوں کے ساتھ اعتراف کیا، مگر اب مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہ میں شاید آپ کے اس معیار پر کبھی پورا نہیں اتر سکوں گا۔ میں انسان ہوں بابا، کوئی پتھر کی مورتی نہیں جس میں احساسات کا کوئی گزر نہ ہو۔ ان کی باتوں کا کیا مطلب سمجھو یارم؟ کیا تم مجھے اس بات کا الزام دے رہے ہو کہ تمہاری زندگی میں نے خراب کی ہے؟ باسق خان اپنی جگہ سے اٹھے اور کمر پر دونوں ہاتھ باندھے کمرے میں ٹہلنے لگے۔ ان کے لہجے میں غصہ نہیں بلکہ ایک ایسی چبھن تھی جو صرف ایک باپ ہی محسوس کر سکتا ہے، جب اسے لگے کہ اس کی اپنی اولاد اس کٹہرے میں کھڑا کر رہی ہے۔ اوہ نہیں بابا، میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یارم نے کراتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لی، جیسے وہ اس بھاری الزام کے بوجھ سے خود کو آزاد کرانا چاہتا ہو۔ آپ تو میرے بابا ہیں، آپ نے ہمیشہ میرے لیے اچھا ہی سوچا ہے، میں بھلا آپ پر کوئی حرف کیسے لا سکتا ہوں؟ باسق خان ایک لمحے کے لیے رک کے اور پلٹ کر یارم کی سمت دیکھا۔ ان کی نظریں یارم کی پٹی میں بندھے سر سے گزر کر سیدھی اس کی روح میں اتر رہی تھیں۔ کہنا تو تم بہت کچھ چاہتے ہو یارم، وہ الگ بات ہے کہ تم اپنی زبان کو الفاظ نہیں دے رہے، کہ تمہارے دل میں برسوں سے زہر بن کر اتر رہے ہیں۔ کمرے میں موجود رتبہ بیگم اور انشا کے درمیان ایک سہمی ہوئی خاموشی چھا گئی۔ یارم کی پلکوں کے گوشے ایک بار پھر سے بھیگنے لگے۔ ایک باپ کا اپنے بیٹے کے اندرون کو بے نقاب کرنا تھا، جہاں ادب اور احترام کے پیچھے ایک ایسا کرب چھپا تھا جسے یارم نے کبھی لفظوں کی صورت نہیں دی تھی۔ سچ بولنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تمہارا یہ ٹوٹا ہوا وجود وہ سب کہہ رہا ہے جو تم مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ باسق خان کی آواز میں اب ایک عجیب سی شکست خوردہ نرمی آ گئی تھی۔ یارم اپنی طبیعت کے بالکل برعکس ایک ہلکا سا کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ اس کے لہجے کی وہ کھنک ہسپتال کے اس بوجھل کمرے میں کسی نوحے کی طرح گونجی۔ شدید جسمانی اور ذہنی درد میں یوں بے ساختہ ہنسنا کتنا جان لیوا ہوتا ہے۔ یہ اس وقت یارم کے چہرے سے آیا تھا۔ یہ وہ ہنسی تھی جو صرف وہی مرد ہنستے ہیں جو اندر سے مکمل طور پر بکھر چکے ہوں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا، کہنا تو میں بہت کچھ چاہتا ہوں۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنی آنکھیں موند لی، مگر ان بند آنکھوں کی پوروں سے ایک آنسو لکیر بناتا ہوا کان کے پاس جذب ہو گیا تھا۔ اس کا یہ کہکا کسی خوشی کا اظہار نہیں تھا، بلکہ اس اذیت کا آخری مقام تھا جہاں پہنچ کر انسان کے پاس رونے کے لیے آنسو کم پڑ جائیں تو وہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ باسق خان ساکت ہو کر اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یارم کا یہ رنگ ان کے اٹھائے ہوئے ہر سوال سے زیادہ خطرناک اور تکلیف دہ ہے۔ یہ ہنسی نہیں تھی، یہ ان کے صبر کا آخری ماتم تھا۔ یارم خود کو اچھا بیٹا ثابت کرتے کرتے زندگی کے اس مقام پر آ پہنچا ہے بابا، جہاں آج میں بالکل خالی ہاتھ کھڑا ہوں۔ اس نے کرب بھری لہجے میں اعتراف کیا، میں آپ کو الزام نہیں دینا چاہتا، نہ ہی آپ کی محبت پر شک کر سکتا ہوں، مگر بابا جانے انجانے میں بچپن سے لے کر آج تک آپ میرے دل کی بات سمجھنے میں یا تو قاصر رہے ہیں یا پھر سب سمجھ کر بھی دانستہ انجان بنے رہے۔ یارم نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی لرزتی آواز کو سہارا دیا۔ اروپ پھپھو سے میں کس قدر محبت کرتا تھا آپ یہ اچھی طرح جانتے تھے، مگر آپ نے تو ان کا نام تک اس گھر میں لینے کی اجازت نہیں دی۔ اروپ کا نام سنتے ہی باسق خان کی نظریں ایک دم سے پٹی سے اتر کر اس کے چہرے پر جم گئی۔ ان کے تیور پہلے سے زیادہ سخت اور لہجہ برف کی طرح سرد ہو گیا تھا۔ اس کا نام لینے کی اجازت آج بھی نہیں ہے یارم، اور نہ ہی میں کبھی دوں گا۔ بابا آخر کتنی سزا دیں گے آپ انہیں؟ اپنی ایک کوتاہی کی سزا وہ پوری زندگی بھگتتی رہی ہیں، اور اب تو وہ بوڑھی ہو گئی ہیں۔ یارم کی آواز میں التجا تھی، معاف کر دے بابا، یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے انہیں معاف کر دیں، وہ بہت تکلیف میں ہیں۔ ان کی بیٹی کی زندگی داؤ پر لگی ہے اور ڈاکٹرز بھی اب کسی خاص امید کی ضمانت نہیں دے رہے۔
इसने नम आंखों से अपने बाप के पथराए हुए चेहरे को देखा। बाबा, क्या किसी की एक गलती की सज़ा इतनी बड़ी होनी चाहिए कि इसके पास खोने को कुछ भी ना हो फिर भी इसे सज़ा मिलती रहे? हाँ, बासिक खान की गरज कमरे के दरो दीवार से टकराई थी। जो बेटियां अपने माँ बाप की इज्जत पैरों तले रोंद कर घर से निकल जाती हैं, इनकी सज़ा इससे भी बड़ी होनी चाहिए। क्यों सोचूं मैं इसकी तकलीफ़ के बारे में? क्या इसने एक बार भी सोचा था कि वो इस घर की दहलीज पार करेगी तो इसके भाई पर क्या गुजरेगी, दुनिया किस तरह उंगलियां उठाएगी? इसने तब नहीं सोचा था यारम, तो मैं आज क्यों सोचूं? बस करें बाबा, खुदा के वास्ते अब बस करते हैं। यारम की आवाज़ में एक गुसल थकन थी। आपका अपनी बहन की तरफ एक लहरिश याद रही है, मगर क्या कभी ये याद रहा कि आपका अपना बेटा अपनी पुप्पो के लिए कितना तरसता रहा? आपने इनकी खता को तो सीने से लगाए रखा, मगर ये भूल गए कि इनके साथ आपके अपने भाई ने क्या सुलूक किया था। इसने नम आंखों से बासिक खान के पथराए हुए चेहरे को देखा। आपने सिर्फ इनका गुनाह याद रखा बाबा, इनकी मजबूरी भुला दी। अपनी अना की दीवार इतनी ऊंची कर ली कि खून के रिश्ते इस तले दब कर दम तोड़ गए। आज अबीरा जिंदगी और मौत की दहलीज पर है। प्लीज़ जानकर इन रिश्तों को थाम लें जिन्हें आपने बरसों पहले खुद से अलग किया था। माफ़ कर दें इन्हें बाबा, इससे पहले कि पछतावा आपका मुकद्दर बन जाए। बासिक खान साकत खड़े थे, मगर यारम की बातें इनके दिल पर किसी ज़र्फ की तरह लग रही थी। ये शायद बाप बेटे के दरमियान जिंदगी की सबसे लंबी और तल्ख गुफ्तगू थी। कमरे में सिर्फ यारम की आवाज़ थी, जिसके लहजे में बसा दर्द वहाँ मौजूद हर शख्स की रूह को छलनी कर रहा था। मैंने तो ज़िंदगी से बस इतना ही सीखा है कि ज़िंदगी सिर्फ सब्र का नाम है और कुछ नहीं। कोई बिछड़ जाए तो सब्र, मोहब्बत ना मिले तब भी सब्र, और कोई आपके किरदार की धज्जियाँ उड़ा दे तब भी बस सब्र। बस खुद को एक मर्द और अच्छा बेटा साबित करने की जंग लड़ते हो, चाहे इसके लिए रोज़ अपने अंदर एक कत्ले आम से क्यों ना गुजरना पड़े। इसने एक बोझल सांस लिया और छत की सिम देखते हुए सरगोशी की। मुझे लगता है कि अब मेरा ये सफ़र मुझे ही निकल जाएगा। बहुत जल्द आपको मेरी कब्र पर वो तख्ती लगवानी होगी जिस पर लिखा होगा मेरा सआदतमंद और सब्र वाला बेटा। बासिक खान अब तक सब खामोशी से सुन रहे थे, मगर इनके आखिरी अल्फाज ने जैसे इन्हें झंझोड़ कर रख दिया था। यारम, खबरदार जो दोबारा अपने मुंह से ये मरने वाली बात निकाली तो। वो तेजी से आगे बढ़ा और यारम के सामने जा खड़े हुए। इनका लहजा लरस रहा था। तो जान है मेरी, मेरा कलीजा है, तुझे इस अस्पताल के बेड पर देखना मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं है, और तू मरने की बातें कर रहा है। इनकी आंखों में मोहब्बत और फिक्र झलकी जो बाप के रोब के पीछे छुपी हुई थी। मान लेता हूँ कि जिंदगी के कुछ फैसले मुझे न चाहते हुए भी सख्त करने पड़े, तो पर तूने तो आज अपने बाप को कटहरे में खड़ा करके जालिम ही साबित कर दिया। मैं सब कुछ हो सकता हूँ यारम, मगर जालिम नहीं हो सकता। यारम की नज़रें जब अपने बाप के चेहरे पर ठहरीं तो इसे वहाँ किसी सड़महरी या गुस्से का निशान तक न मिला था। वो बासिक खान जो दुनिया के लिए कहानी दीवार थे, इस वक्त अपनी बेटी के सामने बिल्कुल नहत्ते खड़े थे। यारम ने महसूस किया कि इसके बाबा की आंखों में इसके लिए हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की झलक रही थी। वो मोहब्बत जो कभी सख्त फैसलों के पीछे छुप जाती थी, वो कभी ख़ानदानी वक़ार के लिबादे में खुद को पोशीदा कर लेती थी, आज इनकी नम आँखों से साफ पुकारी जा रही थी। बाबा, यारम की आवाज़ में एक थका हुआ मान था। इसने देखा कि बासिक खान के चेहरे की वो तमाम सख्तियाँ पिघल चुकी थीं। एक बाप का दिल अपने लखते जिगर की अज़ियत देखकर आखिर कब तक पत्थर बना रह सकता था। इनकी आंखों में बसा वो प्यार यारम के ज़ख्मों के लिए किसी मरहम से कम न था। वो खामोशी से अपनी बेटी की जानिब देख रहे थे और इनकी साकत नज़रें यारम से जैसे हज़ारों माजरतें कर रही थी, जिन्हें ज़ुबान पर लाना एक बाप के लिए कभी आसान नहीं होता। बताओ, क्या चाहते हो मुझसे? बासिक खान ने एक तवील और गहरा सांस लिया और कमर पर हाथ बांधते ही अपनी तमाम तर तवज्जो यारम पर मरकूज कर दी। इनकी नज़रें अपने बेटे के चेहरे पर जमी थी, जैसे वो इसके दिल की आखिरी ख्वाहिश को पढ़ लेना चाहते हों। यारम को एक लम्हे के लिए तो अपने कानों पर यकीन ही ना आया। क्या ये वही बासिक खान थे जिनकी असूलों के सामने रिश्तों की दहाइयाँ हमेशा दम तोड़ जाती थी? इसने अपनी तमाम तर हिम्मत मुजतमा की और वो धीमे मगर पुर यकीन लहजे में इल्तिजा की। बाबा, प्लीज़ ज़रूर फुप्पो को माफ़ कर दें, बस एक बार इनके सर पर अपना शफकत वाला हाथ रख दें। इसकी आंखों में उम्मीद की एक जोत जागी थी। वो फिर से जी उठेंगी। बाबा, आपका एक लम्स, आपकी एक माफ़ी इनकी मुर्दा होती रूह में दोबारा ज़िंदगी की लहर दौड़ा देगी। खुदा के वास्ते इन्हें इस अज़ियत से निकाल लें। सुन रही हैं कि आपका बेटा क्या बोल रहा है? क्या कहती हो आप? बासिक खान ने अपनी नज़रें यारम से हटाकर रुतबा खान की सिमत मोड़ दी, जो अब तक खामोश तमाशाई बनी इस जज्बाती तूफान को देख रही थी। इनके सवाल में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो अपनी आखिरी मज़ाहमत को भी ख़त्म करने का बहाना ढूंढ रहे हों। यारम सही कह रहा है,
रुतबा खान ने हिम्मत जुटाकर अपने शौहर की आंखों में देखा। आप इसे माफ़ कर दें और अपने घर के दरवाजे अपनी बहन के लिए खोल दें। वो जिस कदर सज़ा की मुस्तहक थी, इससे कहीं ज़्यादा इसे ज़िंदगी दे चुकी है। अब इसे मज़ीद तड़पाना नाइंसाफ़ी होगी। कमरे में एक लम्हे के लिए गहरा सुकूत छा गया। बासित खान ने एक तवील सांस लिया और फिर यारम की जानिब मुड़े, जो अब भी अपनी सांसें रोके बाप के फैसले का मुंतज़र था। ठीक है, कहो अपने बेटे के अब जल्द ठीक हो जाए। इनका लहजा सपाट मगर हतमी था। जैसे ही यारम अस्पताल से डिस्चार्ज होगा, हम चलेंगे इसकी बेटी का पता लेने। वो बस इतना ही कह पाए। जज्बात की शिद्दत को छुपाने के लिए उन्होंने एक बार फिर कमर पर दोनों हाथ बांधे और संजीदगी से एक कदम उठाते हुए कमरे से बाहर निकल गए। इनके पीछे बंद होने वाला दरवाज़ा इस बात का ऐलान था कि बरसों पुरानी अना की दीवार आज एक बेटे के दुख के सामने मस्मार हो चुकी थी।